Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अकादमिक दुनिया की, आप कह सकते हैं, दो सबसे बड़ी चुनौतियों पर। हाँ बिल्कुल। एक तो है अपनी थीसिस को एक शानदार पब्लिकेशन में बदलना, और दूसरा वो जो वाइवा वॉस होता है, मतलब थीसिस डिफेंस, उसकी तैयारी करना। और अक्सर ये दोनों काम एक साथ ही आ जाते हैं। बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, लगता है जैसे दो पहाड़ एक साथ चढ़ने हों। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे हाथ लगा है एक दस्तावेज। अच्छा। हाँ, इसका शीर्षक है फाइनल पब्लिकेशन एंड ग्रेजुएशन रोड मैप .pdf। ये बेसिकली एक गाइड जैसा है उन लोगों के लिए जो अपनी रिसर्च जर्नी के इस थोड़े मुश्किल मोड़ पर हैं। तो आज हम इसी रोड मैप को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ पॉइंट्स नहीं दोहराएंगे, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है, जो कारगर रणनीतियां हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सही। ताकि ये पूरी प्रक्रिया थीसिस से लेकर डिग्री मिलने तक थोड़ी आसान लगे, थोड़ी व्यवस्थित लगे। है कि वाइवा की तैयारी और थीसिस को पब्लिकेशन के लिए तैयार करने का काम ये साथ साथ चलना चाहिए। हाँ, सुनने में तो ये थोड़ा ज्यादा काम लगता है, क्या ये मुमकिन है? हाँ, और देखिए यही इस रोड मैप का एक तरह से सबसे अहम सुझाव है। अलग अलग देखें तो शायद भारी लगे, हाँ, लेकिन अगर ठीक से प्लान करें ना तो इनमें तालमेल बिठाया जा सकता है। बल्कि एक की तैयारी दूसरे में मदद ही करती है। अच्छा। हाँ, ये रोड मैप यही दिखाता है कि कैसे। तो चलिए इसी को ध्यान में रखकर इसे खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं उस बड़ी सी भारी भरकम थीसिस को एक सधे हुए प्रकाशन लायक लेख या मैन्युस्क्रिप्ट में बदलने पर। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी मोटे उपन्यास को एक छोटी कहानी बनाना हो। हाँ, आपकी तुलना एकदम सही है, और रोड मैप इसे बिल्कुल कदम कदम बताता है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, सही जर्नल ढूंढना। जर्नल चुनना, हाँ। पहला कदम यही है, लक्ष्य जर्नल चुनना। दस्तावेज कहता है कि अपने टॉपिक से मिलते जुलते 2-3 अच्छे पीयर रिव्यू वाले जर्नल्स की लिस्ट बनाइए। पीयर रिव्यू मतलब जहां दूसरे एक्सपर्ट्स आपके काम को परखते हैं ना? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका शोध आयुर्वेद और क्लिनिकल रिसर्च पर है, या एआई और टेस्टिंग पर, तो आपको उसी फील्ड के जर्नल देखने होंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, अक्सर लगता है ना कि सबसे बड़े नाम वाले, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज्यादा हो, उसी में छपना चाहिए। क्या ये सोच हमेशा सही होती है? ये एक आम दुविधा है। बड़ा नाम अच्छा तो लगता है, पर दस्तावेज जोर देता है कि जर्नल का जो विषय है, जो उसका दायरा यानी स्कोप है, वो आपके शोध से मेल खाना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। अच्छा। अगर आपका काम जर्नल के फोकस से बाहर है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो शायद बिना पढ़े ही वापस आ जाए। डेस्क रिजेक्शन कहते हैं इसे। अरे बाप रे! हाँ, तो प्रासंगिकता, रेलेवेंस, वो सबसे जरूरी है। आपकी रिसर्च सही लोगों तक पहुंचे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गई। तो जर्नल चुन लिया, अब अगला कदम? दूसरा कदम, जर्नल के नियम कायदों को समझना। हर जर्नल की अपनी लेखकों के लिए निर्देश, गाइडलाइंस होती हैं। हाँ, वो लंबी सी लिस्ट। हाँ, वही। उसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें शब्द सीमा, लेख का ढांचा, जैसे IMRD फॉर्मेट होता है ना। IMRD वो क्या है? इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये रिसर्च पेपर लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो वो फॉर्मेट, रेफरेंस का स्टाइल, जमा करने की प्रक्रिया, सब कुछ दिया होता है। इनको अनदेखा किया तो भी रिजेक्शन पक्का है। ठीक है, तो मान लीजिए सही जर्नल भी चुन लिया, नियम भी समझ लिए, अब उस मोटी थीसिस को, जिसमें शायद लाखों शब्द हों, जर्नल की मान लीजिए 3000-5000 शब्दों की सीमा में कैसे फिट करें? ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। रणनीति चाहिए। रोड मैप इसका एक खाका देता है कि थीसिस के चैप्टर्स को लेख के हिस्सों में कैसे ढालना है। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे परिचय है, ठीक है। थीसिस में आपने शायद बहुत डिटेल में बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू लिखा होगा। हाँ, कई पन्नों का। जर्नल के लिए इसे छोटा करना है। सीधा उस रिसर्च गैप पर फोकस करें जिसे आपका शोध भर रहा है। मतलब आपका शोध क्यों जरूरी है, क्या नयापन है, बस वो बताएं, सीधे पॉइंट पर। ठीक है। और कार्यप्रणाली, मेथड्स? उसमें भी संक्षेप में।
थीसिस की तरह हर छोटा स्टेप बताने की जरूरत नहीं। मुख्य रिसर्च डिजाइन क्या था, सैंपल कैसे चुना, डेटा कैसे लिया और एनालिसिस के मुख्य तरीके क्या थे, बस उतना काफी है। जानकारी इतनी हो कि कोई और चाहे तो दोहरा सके, पर गैर जरूरी डिटेल नहीं। समझ गई। और रिजल्ट्स, नतीजे? यहां आपको अपने सबसे दमदार, सबसे नए नतीजे दिखाने हैं। थीसिस में शायद बहुत सारे टेबल ग्राफ होंगे। हाँ, बहुत सारे। लेख के लिए वो मुख्य नतीजे चुने जो आपकी कहानी कहते हैं, और उन्हें दिखाने के लिए अच्छे साफ ग्राफ या टेबल इस्तेमाल करें। विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और फिर आता है डिस्कशन, चर्चा वाला हिस्सा। हाँ, और ये बहुत अहम है। यहाँ आपको अपने नतीजों का मतलब समझाना है, वो मौजूदा ज्ञान से कैसे जुड़ते हैं, दूसरे शोधों से उनकी तुलना करें और ईमानदारी से अपने शोध की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस बताएं और भविष्य में क्या काम हो सकता है वो भी। दस्तावेज इसके लिए करीब 800-1000 शब्दों की सीमा बताता है। मतलब ये हिस्सा बहुत सोच समझ कर लिखना है। ये तो हुआ स्ट्रक्चर। हम्म। अब लिखने और सुधारने की बात, इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है? रोड मैप क्या कहता है? हाँ, लिखने और सुधारने के लिए भी कुछ जरूरी बातें हैं। जैसे? पहला तो ड्राफ्टिंग। जो जर्नल चुना है उसके बताए स्ट्रक्चर को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें। IMRD है तो IMRD, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब उनके स्टाइल में। ठीक है। दूसरा, संक्षिप्तता। वही बात, कम शब्दों में ज्यादा कहना। 3000 से 5000 शब्दों का ध्यान रखें। हर वाक्य जरूरी हो, फालतू शब्द, दोहराव सब हटा दें। ये मुश्किल काम है। सटीकता और नैतिकता, ये बहुत जरूरी है। आपके हवाले मतलब साइटेशंस बिल्कुल सही और लेटेस्ट होने चाहिए। पुरानी जानकारी से लेख कमजोर लगता है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फंडिंग मिली है तो साफ साफ बताएं। ये नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और चौथा, और शायद सबसे अहम, फीडबैक जरूर लें। ड्राफ्ट तैयार होने पर सीधे जमा ना कर दें। हाँ, ये गलती हो जाती है कभी कभी। इसे अपने सुपरवाइजर को दिखाएं, हो सके तो किसी साथी को पढ़वाएं जो विषय समझता हो। बाहर की नजर अक्सर वो कमियां पकड़ लेती है जो हमें नहीं दिखती। आलोचना सुनने को तैयार रहें, वो सुधार के लिए होती है। सही बात है। अपनी लिखी चीज में गलती निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, और थीसिस के वो सारे आंकड़े, ग्राफ, टेबल, उनका क्या करें? हाँ, उन्हें भी प्रकाशन के लायक बनाना होता है। रोड मैप 2 बातें कहता है। क्या? एक तो फिगर्स और टेबल्स। थीसिस के मुख्य टेबल, ग्राफ को पब्लिकेशन क्वालिटी विजुअल्स में बदलें। मतलब हाई रेजोल्यूशन, साफ सुथरे, सही लेबलिंग के साथ और जर्नल के फॉर्मेट में। अच्छा। दूसरा, सप्लीमेंट्री मटेरियल। अगर बहुत सारा डेटा है जो लेख में फिट नहीं हो रहा पर जरूरी है, तो देखें कि क्या जर्नल इसे ऑनलाइन सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर डालने देता है, जैसे डिटेल्ड टेबल, सर्वे के सवाल वगैरह। इससे मुख्य लेख गौण रहता है। ये अच्छा ऑप्शन है। और फिर आता है वो स्टेज जिसका सबको इंतजार भी होता है और डर भी लगता है, सबमिशन और रिवीजन। हाँ, पीयर रिव्यू का इंतजार, फिर समीक्षकों की टिप्पणियां, ये धैर्य की परीक्षा है। बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी है अकादमिक गुणवत्ता के लिए। रोड मैप इस पर भी गाइड करता है। कैसे? सबमिशन के वक्त जर्नल का ऑनलाइन फॉर्म ध्यान से भरें, कोई गलती ना हो। साथ में एक कवर लेटर लिखें, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एडिटर को बताने का मौका है कि आपका शोध क्यों महत्वपूर्ण है, नया क्या है और इस जर्नल के लिए क्यों सही है। इसे ठीक से लिखें। और रिवीजन, अगर रिव्यूअर्स के कमेंट्स आती हैं तो हर कमेंट का गंभीरता से और सम्मान से जवाब देना है। एक अलग डॉक्यूमेंट में पॉइंट बाय पॉइंट बताएं कि आपने क्या सुधार किया है। अगर किसी सुझाव से सहमत नहीं है तो विनम्रता से तर्क के साथ बताएं क्यों। बहस नहीं करनी, काम को बेहतर बनाना है। कई बार रिवीजन के 1 से ज्यादा राउंड भी होते हैं। हाँ, सुना है। तो ये तो हुई प्रकाशन की लंबी कहानी। अब आते हैं दूसरे पहाड़ पर, वाइवा वॉस, थीसिस डिफेंस। कई लोगों के लिए तो ये सबसे डरावना हिस्सा होता है। हाँ, डर तो लगता है, लेकिन इसकी तैयारी भी उतनी ही योजना से करनी चाहिए जितनी लेख लिखने की। रोड मैप इसके बारे में क्या कहता है? बताइए। सबसे पहले बेसिक जानकारी पक्की करें। वाइवा कब है, कहाँ है, कितने बजे, कमेटी में कौन कौन है, फॉर्मेट क्या होगा, प्रेजेंटेशन कितनी देर की, सवाल जवाब कितने देर चलेंगे, ये सब पता होना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, अपने डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस देखें। आपको किन चीजों पर परखा जाएगा। आमतौर पर विषय की समझ, रिसर्च की मौलिकता, मेथोडोलॉजी कितनी सही है और आप सवालों के जवाब कैसे देते हैं, ये सब दिखा जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक मुश्किल आती है, पूरी थीसिस को 20-25 मिनट की प्रेजेंटेशन में समेटना। ये कैसे करें? क्या बताएं, क्या छोड़ें? रोड मैप कोई ढांचा बताता है? हाँ, और ये बहुत काम का है। दस्तावेज एक साफ स्लाइड आउटलाइन देता है, लगभग 15-20 स्लाइड्स, 20-25 मिनट। लक्ष्य पूरे थीसिस सुनाना नहीं,
कहानी बताना है। अच्छा, क्या है वो आउटलाइन? देखिए, स्लाइड 1, टाइटल, उद्देश्य, रिसर्च प्रश्न, दमदार शुरुआत। स्लाइड 2, संक्षिप्त में लिटरेचर गैप, मतलब क्या कमी थी जिसे आपने पूरा किया। स्लाइड 3, स्टडी डिजाइन और मुख्य मेथोडोलॉजी, कैसे किया। स्लाइड 4, मुख्य नतीजे, ग्राफ और चार्ट के साथ। स्लाइड 5, नतीजों का मतलब और महत्व, डिस्कशन। स्लाइड 6, सीमाएं और भविष्य का काम, ईमानदारी से। स्लाइड 7, निष्कर्ष और आभार। प्रैक्टिस का क्या रोल है? प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। वाइवा सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, सवालों का सामना करना भी है, वो भी प्रेशर में। हाँ, वो प्रेशर ही तो। बिल्कुल। तो रोड मैप कहता है दोस्तों या साथियों के साथ प्रैक्टिस करें, बिल्कुल वाइवा जैसे माहौल में। उनसे कहें, मुश्किल सवाल पूछें, खासकर मेथोडोलॉजी पर, नतीजों की व्याख्या पर, आपके काम के महत्व पर। सही। और जवाब तैयार रखें, सोचें क्या पूछा जा सकता है। छोटे सटीक जवाब सोचकर रखें, रटना नहीं, पर पॉइंट्स पता हों। अगर आपके शोध में कोई खास पहलू है, जैसे नैतिकता, एआई, आयुर्वेद, तो उन पर बात करने के लिए तैयार रहें। आत्मविश्वास प्रैक्टिस से ही आता है। बिल्कुल सही कहा, बिना प्रैक्टिस के मुश्किल हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस के अलावा और क्या करना है तैयारी में? हाँ, एक और चीज है, सारी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करना। ये शायद बोरिंग लगे, पर जरूरी है। जैसे थीसिस की फाइनल सही की हुई बाउंड कॉपी जमा करना, प्लेजरिज्म रिपोर्ट जमा करना, कॉपीराइट फॉर्म अगर यूनिवर्सिटी मांगती है। हाँ, ये सब भी देखना पड़ता है। और अगर वाइवा से पहले कोई प्री रिव्यू हुआ था और कमेटी ने कुछ सुधार बताए थे, तो पक्का करें कि वो सब आपने कर लिए हैं। ये दिखाता है कि आप फीडबैक को सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लेख जमा हो गया, वाइवा की तैयारी भी हो गई, अब डिग्री पाने के लिए क्या बचा? लगता तो है सब हो गया, पर अक्सर लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ निकल आता है। इसीलिए रोड मैप में एक फाइनल चेकलिस्ट भी है, ताकि पक्का हो जाए कि यूनिवर्सिटी की सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं, लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए। अच्छा, क्या है उस चेकलिस्ट में? मोटी मोटी बातें हैं, जैसे शैक्षणिक जरूरतें, सारे कोर्स क्रेडिट पूरे हैं, कोई इंटर्नशिप बाकी तो नहीं। हाँ, वो चेक करना जरूरी है। प्रकाशन की जरूरतें, अगर डिग्री के लिए पब्लिकेशन शर्त है तो पक्का करें कि लेख जमा हो गए हैं या एक्सेप्ट हो गए हैं। सबूत है आपके पास? जरूरी फॉर्म, सुपरवाइजर की मंजूरी, डिपार्टमेंट क्लियरेंस, लाइब्रेरी क्लियरेंस, ये सब फॉर्म साइन होके जमा हो गए हैं। ये लिस्ट लंबी हो सकती है। हाँ, और अन्य औपचारिकताएं, जैसे कोई एग्जिट सर्वे या अलुमनाई रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें भी पूरी कर लें। वाह, तो ये रोड मैप तो वाकई पूरी जर्नी को कवर करता है। अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो सबसे बड़ी सीख क्या होगी इस रोड मैप से? वो एक बात जो हर छात्र को याद रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी सीख है एक व्यवस्थित और एकीकृत नजरिया रखना। मतलब पब्लिकेशन और वाइवा की तैयारी को अलग अलग न देखें, बल्कि जुड़ा हुआ माने। और साथ ही यूनिवर्सिटी की सारी फॉर्मेलिटीज का भी ध्यान रखें। यही सफलता की कुंजी है। मतलब प्लानिंग और इंटीग्रेशन? हाँ, बिल्कुल। योजनाबद्ध तरीके से काम करना और सारे पहलुओं को साथ लेकर चलना। इससे न सिर्फ प्रकाशन समय पर होता है, बल्कि डिग्री मिलने की प्रक्रिया भी स्मूथ रहती है। सब कुछ आखिरी मिनट पर करने की बजाय शुरू से प्लान करें। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। कैसे इतने सारे बड़े कामों को एक साथ संभाला जाए। ये जानकारी तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत कीमती है जो अपनी मास्टर्स या डॉक्टरेट के इस आखिरी पड़ाव पर है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे एक अच्छी प्लानिंग से थीसिस को पब्लिश करना और वाइवा जैसी चुनौतियों को संभाला जा सकता है। ये रोड मैप दिखाता है कि बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना कितना फायदेमंद है। और ये दस्तावेज ये भी याद दिलाता है कि हर छोटे कदम पर ध्यान देना कितना जरूरी है। सही जर्नल चुनने से लेकर आखिरी फॉर्म जमा करने तक डिटेल्स में ही अक्सर सफलता छुपी होती है। हाँ, डिटेल्स मैटर करते हैं और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस पूरी भागदौड़ में, मतलब प्रकाशन का लक्ष्य, वाइवा का प्रेशर, डिग्री की जल्दी, इन जरूरतों से आगे बढ़कर अपने शोध के असली मकसद और उसके बड़े असर के बारे में सोचना कितना जरूरी है। आपका काम अपने फील्ड में क्या जोड़ रहा है? समाज या विज्ञान के लिए लंबे समय में इसका क्या महत्व हो सकता है? सिर्फ जरूरतें पूरी करने से आगे आपके काम का असली सार क्या है? शायद इस पर सोचना इस पूरी यात्रा को और भी मीनिंगफुल बना दे।